नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं जीनियस कैंपस पर। प्यारे बच्चों, आप यह किताब मेरे हाथ में देख रहे होंगे और यदि आप क्लास 12th में हैं तो आपको यह खुश हो जाना चाहिए कि मैं यह सारा किताब लाइन बाय लाइन, जो कि आप खोजते खोजते यूट्यूब पर परेशान हो जाएंगे, संपूर्ण चैप्टर नहीं मिल सकता है। मैं पूरा आपको यह वादा करता हूँ कि मैं इस किताब को अगले 3 मंथ तक मैं संपूर्ण पढ़ाऊँगा। तो यदि आप आज नए हैं और इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस उम्मीद और आशा में कि आपको यह पूरा का पूरा बुक जो है वो पढ़ाया जाएगा लाइन बाय लाइन। और आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई समस्या होगी, आपके उस समस्या को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं। ये बैच का नाम हम लोगों ने A to Z बैच रखा है, यानी कि इस पूरा जो 12th इंग्लिश में जो आता है, पूरे 12th इंग्लिश का भार मेरे ऊपर। आपके 12th इंग्लिश में संपूर्ण मार्क्स है, उसका जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। जो हमसे जुड़े हैं, चाहे वो ऑफलाइन जुड़ रहे हैं या ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, और ये कभी सोचना नहीं है कि मैं आपको ये सारा चीज़ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आदत ही नहीं है कि मैं किसी चीज़ को फ्री में दे सकता हूँ। और ये आप कदापि नहीं सोचिएगा कि मैं आपको YouTube पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आप अपना समय यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम, अपना दिमाग, सारा चीज़ आप लगा रहे हैं। वह कहीं फ़ी और पैसे से बहुत ऊपर उठ करके है आपका टाइम जो आप मुझे दे रहे हैं। और ये विश्वास मैं दिलाता हूँ कि आपके टाइम को मैं कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जितना भी समय आप यहाँ जुड़िएगा, आप मोटिवेट होइएगा, अच्छा सीखिएगा और आपको एक अच्छा फील आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यह 12th इंग्लिश है, बिहार बोर्ड, रेनबो इसका नाम है, पार्ट 2। यदि आपके पास बुक ना हो तो उसको ख़रीद लीजिएगा, और यदि हो तो आप अपना बुक निकाल करके अपने घर पर बैठ जाइए और हमारे स्टोरी को पढ़िए, सुनिए। आज हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारा इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइए शुरू करते हैं। यह चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब आप सोचिएगा कि सर ये चैप्टर जो है महात्मा गांधी का के द्वारा लिखा गया है। तो देखो, मैं एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम एक फ़र्क सीखो कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर होता है। बायोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई बहुत बड़ा आदमी है, अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इन लोगों के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, अपने अपने स्तर से किताब लिखा है। तो जब कोई किताब को किसी व्यक्ति के बारे में दूसरा कोई लिखता है, जैसे कि मैं जो हूँ अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में लिख रहा हूँ, तो उस किताब को क्या बोलेंगे? बायोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? बायोग्राफी। लेकिन मैं अपना जीवनी खुद लिख रहा हूँ, जैसे महात्मा गांधी ने अपना जीवनी खुद लिखा, यहाँ तक कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी अपना जीवनी खुद लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने अपना जीवनी खुद लिखा, अपने बारे में खुद लिखा, उस किताब को क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। तो ये जो चैप्टर हम सबके सामने है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हिंदी पहले जानो। भारतीय सभ्यता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये उनके ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ से लिया गया है। एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा भाग निकाल करके हम सबको पढ़ने का मौका दिया गया है। कुछ बच्चे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, और कुछ बच्चे ये जब सुनेंगे तो उन्हें बोरिंग भी लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत मसाला नहीं है, मज़ेदार बातें नहीं हैं, सच्चाई है।
हमारे भारत की सच्चाई है, हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे भारत की सभ्यता है कि हम सब ने पूरे दुनिया पर कैसे अपने संस्कृति के लिए राज किया। आज भी हमारे अपने सभ्यता के लिए जाना जाता है, संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो इन सभी चीज़ों को मैं नहीं बल्कि इस किताब के माध्यम से महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए बातों को, उनके वक्तव्यों को मैं आपके सामने कुछ कहने का प्रयास करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। सुनिए, अपना अपना बुक निकाल लीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था। इनका जन्म 1869 में हुआ और मृत्यु 1948 में हुआ। पॉपुलरली नोन एज बापू, और इनको बड़ा प्यार से लोग जो थे इनको बापू बोलते थे, और द फादर ऑफ नेशन, और राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें जाना जाता था। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। या पॉलिटिशियन कम थे, ये राजनेता कम थे, ये स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। आध्यात्मिक और नहीं आध्यात्मिक में क्या अंतर है प्यारे बच्चों? जो भगवान पर भरोसा करते हैं, जो मेडिटेशन में भरोसा करता है, जो अपने अंदर के ताकत को महसूस करता है, उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं। जो लालची नहीं होता है, ग्रीडी नहीं है, क्रोधित नहीं है, अशांत नहीं है, शांत है, सौम्य है, मृदभाषी बोलता है, उसको स्पिरिचुअल लीडर बोलेंगे। और ये पॉलिटिशियन कम थे और ये स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। और इन्होंने सफलतापूर्वक सत्य, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, सबसे बड़ा अपना वेपन बनाया, हथियार बनाया। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनके गवर्नमेंट के खिलाफ। ये कभी लड़ाई झगड़ा में भरोसा नहीं करते थे, कहीं पर बम फोड़ने में भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अपने सच्चाई वाले बातों को रखने का दम रखते थे। ये हमारे बापू थे। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और इन्होंने भारत को आज़ाद होने में बहुत सहायता की। इनके सत्य और अहिंसा ने हमारे भारत को आज़ाद कराने का बहुत प्रयास किया और हुआ। फ्रॉम 1915, जब हम बात करते हैं 1915 की, जब भारत वो लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, सो 1915 से लेकर के 1948 तक टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड। उन्होंने पूरी तरह से राज किया। डोमिनेट का मतलब किसी चीज़ पर राज करना, किसी के ऊपर होना। डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने भारतीय राजनीति पर तकरीबन 1915 से लेकर के 1948 तक पूरे भारतीय राजनीति पर राज किया। उन समय में उनसे बड़ा कोई भारत में लीडर नहीं था, यहाँ तक कि अंग्रेज भी इस बात को मानते थे। He died at the hand of the fanatic on 30 जनवरी 1948। लेकिन एक कट्टर के हाथों, फैनेटिक का मतलब कट्टर होता है, तो एक कट्टर के हाथों इनकी मृत्यु हो गई 1948 में। 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हुआ। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। हिज ऑटोबायोग्राफी, और इनका एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। देखो, मैं जिस चीज़ को बोर्ड पर लिख दिया उसको याद कर लेना। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है ये इनका क्या है? ऑटोबायोग्राफी। क्या है प्यारे बच्चों? ये ऑटोबायोग्राफी है। इसको याद रखना, जब क्वेश्चन में आएगा कि महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हो जाएगा, तो याद रखना। और आपको मैंने ये भी बताया ऑटोबायोग्राफी का अंतर और बायोग्राफी का अंतर बताया है। जो अपने से अपने बारे में लिखे उसको ऑटोबायोग्राफी, और किसी के बारे में कोई दूसरा लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर इंडिया, यंग इंडिया, and the speeches that he delivered on different occasion reveal him not only as an original thinker। और उसके अलावा इन्होंने यंग इंडिया के लिए बहुत स्पीचेज वगैरह लिखा, स्पीच दिया, बहुत अपने वक्तव्यों को इन्होंने रखा। यह दिखाता है कि वह केवल ओरिजिनल थिंकर नहीं थे बल्कि इंग्लिश के एक बहुत बड़े मास्टर थे। उनको नॉलेज बहुत था, किसी भी भाषाओं में बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा वक्तव्य रखते थे, बहुत अच्छा वक्ता थे, और अलग अलग ओकेजन पर वह बोला करते थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, लेकिन जो आगे निम्नलिखित एक्सट्रैक्ट जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी
टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में गांधी जी जो हैं वह हमारे साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं। साउंड फाउंडेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ये जो हमारा धुरी है, हमारा ये जो ट्रेडिशन है, हमारा ये जो कल्चर है, हमारा ये जो सिविलाइजेशन है, वह कितना मजबूती से जुड़ा हुआ है, उसका फाउंडेशन कितना मजबूत है, वह हिल नहीं सकता। आपको कोई बोल दे कि आप छठ पूजा नहीं करिए, क्या आप छठ पूजा छोड़ दीजिएगा? दिवाली मत मनाइए, छोड़ दीजिए। पूजा पाठ में आप धोती कुर्ता के जगह पर कोई चमड़ा वाला जीन्स पहन करके पूजा करिए, ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है और हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। ये दिखाता है कि हम कितना अपने ज़्यादा संस्कृति से जुड़े हुए हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। और ये बताते हैं कि कैसे हमारा जो ट्रेडिशन है, कैसे हमारा जो सिविलाइजेशन है, वह समय के बीतते के अनुसार भी हमारा ये सिविलाइजेशन अपने जगह पर विथस्टूड है, यानी मजबूती से खड़ा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। वही ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, अंग्रेज़ों का जो सिविलाइजेशन है, उनकी सभ्यता है, वो केवल किन चीज़ों को बढ़ावा देता है? मटेरियल्स को बढ़ावा देता है, वस्तुओं को बढ़ावा देता है। BMW खरीदेंगे, एप्पल का मोबाइल खरीदेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स दे विल बाई एंड दे विल यूज़। और ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हम लोग भी उसमें लिप्त होते जा रहे हैं। तो ये उनका सिविलाइजेशन है, वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देना। लेकिन हमारा जो सिविलाइजेशन, जो हम आत्मा को महत्व देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, अपने अंदर के मोरल बींग को जगाते हैं, अपने अंदर के नैतिकता को जगाते हैं, हम अपने ट्रेडिशन को वैल्यू देते हैं, इसको कभी भी इंग्लिश सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मैच नहीं कर सकता, इसको छू तक नहीं सकता। हराने की तो बहुत दूर की बात है, ये गांधी जी कहते हैं। और ये मैंने ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत बताया, और इसको आइए अब हम लोग लाइन बाय लाइन चैप्टर को शुरू करते हैं। ये हमारा उनके बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त विवरण था जिसको हम लोगों ने जाना। गांधी जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, किसके हाथों मरे, उनका बायोग्राफी का, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी का अंतर क्या होता है, गांधी जी कितना अच्छा वक्ता थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना। वो किसके लिए लिखते थे, तो यंग इंडिया के लिए वे लिखा करते थे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या इंडियन सिविलाइजेशन प्रीफर करता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या प्रीफर करता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमेशा वस्तुओं को प्रीफर करता है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन मोरल बींग को प्रीफर करता है, ट्रेडिशन को प्रीफर करता है, लोगों को प्रीफर करता है, वस्तुओं को नहीं करता है। और यह कभी भी पीछे नहीं रह सकता, कभी भी हार नहीं सकता, यह हमेशा अपने जगह पर विद्वान रह सकता है। आइए, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ दैट कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व, जो भारतीय सभ्यता विकसित हुई है, इज़ नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड, इसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। नथिंग कैन बी इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। और इस तरह का बीज जो हमारे पूर्वजों ने बोया है, ऐसा बीज कोई बो नहीं सकता। रोम वेंट, ये जो रोम का सभ्यता था वो चले गए, रोम का सभ्यता ख़त्म हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ फाराओज वाज ब्रोकन, बड़े बड़े राजाओं की शक्तियाँ छीन हो गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान भी विदेशी लोगों की तरह वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जाकर के घुल मिल गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टील, लेकिन भारत अभी भी समहाउ, चाहे जैसे भी और अदर, साउंड एट द फाउंडेशन, अभी भी वह अपने जगह पर बरकरार है, अपने फाउंडेशन पर बरकरार है। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं, लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ द ग्रीस, वो आज ग्रीस के द्वारा लिखे हुए बातों पर बिलीव करते हैं और उनके द्वारा बातों को बताए हुए पर चलते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। ये जो यूरोप के लोग हैं वह ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा लिखे हुए राइटिंग से सीखते हैं, जो कि अब उनका वो ग्लोरी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। यानी कि दूसरे के द्वारा लिखे हुए चीज़ों से ये हमारे पूरे यूरोप के लोग सीख रहे हैं। विच नॉट एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, अब ये पुरानी अच्छी सभ्यताओं में अब नहीं आते हैं ये। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, और उनसे सीख करके ही यूरोपियन ऐसा सोचते हैं कि वह
अपने मिस्टेक्स को, ग्रीस के मिस्टेक को, रोम के मिस्टेक को ख़त्म कर देंगे। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन। इस प्रकार से इनका बकवास, फालतू और बेचारगी का स्थिति बना हुआ है। यानी कि ये जो यूरोप है ना, यह अपने ही दशा में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, और इतने सारे बुराइयों के बीच इंडियंस रिमेंस इमूवेबल, लेकिन भारतीय जो लोग हैं वह इमूवेबल हैं, वह मूव करने वाले नहीं। एंड दैट इज़ अर ग्लोरी, और यही भारतीयों की ग्लोरी है, खूबसूरती है, सुंदरता है। हम मूवेबल नहीं हैं। पानी मूव करता है प्यारे बच्चों, यदि पानी मूव नहीं करे तो सड़ जाता है और वह पीने योग्य नहीं रहता है। लेकिन यदि इंसान जब बार बार मूव करता है, यदि वह एक पाथ पर नहीं चलता है तो वह बर्बाद हो जाता है। इसलिए पानी को बहते रहना चाहिए और इंसान को स्थिर रहना चाहिए। यदि आप बहुत सारे डायरेक्शन में मूव करते रहिएगा, कभी आप ये पढ़ने का विचार रखते हैं, कभी कमाने का विचार रखते हैं, कभी पढ़ाने का विचार रखते हैं, देन यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड यू विल बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए हमें एक जगह पर फिक्स रहना पड़ेगा। और यही महात्मा गांधी हमें बताते हैं कि हमारी तो संस्कृति यही है कि हम इमूवेबल हैं, और यही हमारी खूबसूरती है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। यह भारत के खिलाफ चार्ज लगाया जाता है कि इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा अनसिविलाइज्ड हैं। ऐसा लोग कहते हैं, दुनिया भर के लोग कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं कि अरे भारत के लोग तो अनसिविलाइज्ड हैं, इनको तो पता ही नहीं कैसे जिया जाता है, इग्नोरेंट हैं या किसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, एंड स्टॉलिड हैं, जिद्दी हैं, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज। और लोग कहते हैं कि ये इतने जिद्दी हैं कि इनके अंदर में कोई दूसरा बदलाव किया ही नहीं जा सकता है। इट इज़ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। लेकिन ये जो हम पर चार्ज लगाया जाता है, ये हमारे खिलाफ बोला जाता है कि हम अनसिविलाइज्ड हैं, हम जिद्दी हैं, हम चीज़ों को नहीं मानते हैं, यह हमारे मेरिट के खिलाफ है। ये तो हमारा मेरिट है कि हम जिद्दी हैं, हम अपने ट्रेडिशन पर जिद की तरह टिके हुए रहते हैं, हम अपने आप को जल्दी बदलते नहीं हैं। लेकिन यही बात को यूरोपियंस को अच्छा नहीं लगता है। वॉट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। क्योंकि जो हमने जीवन में भी सीखा है, पिछले कई सैकड़ों सालों से जिस चीज़ों को हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, उसको देखते हुए हम कभी चेंज होने का हिम्मत नहीं जुटा सकते, हम चेंज नहीं होना चाहते। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत लोगों का ऐसा एडवाइस हमारे भारत पर आया बदलने को, बट सी रिमेंस स्टडी, लेकिन भारत आज भी जो है स्थिर है। दैट इज़ अर ब्यूटी, और यही उसकी खूबसूरती है। इट इज़ अ सी टैंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे आशा का किरण है। Civilization is a mode of conduct which points out to man to the path of duty, performance of duty and observance of morality are convertible terms। हमारा ये जो सिविलाइजेशन है वह एक ऐसा कंडक्ट है, एक ऐसा व्यवहार है जो हमें यह बताता है, हमारे ड्यूटी के बारे में बताता है, हमारे परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, और हमारे मोरालिटी के बारे में बताता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं और उसको हम कितना अच्छा से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम जब कोई काम करते हैं तो क्या अच्छा क्या उसमें बुरा, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ताकत हमें हमारा सिविलाइजेशन देता है। और ये कन्वर्टिबल टर्म्स हैं, ये एक दूसरे से मिलते जुलते टर्म्स हैं। ये हर एक इंसान के अंदर में मोरालिटी होना चाहिए। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड। यदि आप अपने अंदर के नैतिकता को समझ रहे हैं, यदि आप अपने अंदर के नैतिकता को जान पा रहे हैं, यदि आप अपने नैतिकता को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यानी कि आप अपने जीवन में मास्टरी प्राप्त कर लिया, एक आप अपने जीवन में मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। और जो व्यक्ति अपने आप पर जीत प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति महान होता है, और ये महानता हमारा सिविलाइजेशन हमें सिखाता है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और हम सब ये खुद से कर सकते हैं। जैसे गुजराती कंडक्ट है, गुजराती कंडक्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? गुड कंडक्ट होता है। यानी हमारा देश बटा हुआ है, लेकिन हर एक जगह आपको एक सिमिलैरिटी, एक अच्छाई हर एक जगह नज़र आएगी। इफ़ द डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, एज मैनी राइटर्स हैव शोन, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, एंड दिस इज एज इट शुड बी। बहुत लोग कहते हैं, लेकिन यदि ये डेफिनेशन सही है कि हमारा सिविलाइजेशन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आप को मास्टरी प्राप्त कर लेना चाहिए, हमारे अपने अंदर को समझना चाहिए, मोरालिटी को समझना चाहिए, ड्यूटीज़ को समझना चाहिए, और यदि यह सेंटेंस सही है, यह डेफिनेशन सही है, तो भारत को किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। भारत अपने आप में मास्टर है, क्योंकि भारत को सिखाने के लिए उसका सिविलाइजेशन काफ़ी है। और ऐसा होना भी चाहिए।
वी नोटिस दैट द माइंड इज़ रेस्टलेस बर्ड। हम लोग नोटिस करते हैं, हम सब नोटिस करते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना वो रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस बर्ड का मतलब क्या होता है? कभी न थकने वाली पक्षी की तरह है। हमारा तो मन इतना चंचल है कि हम अभी अमेरिका पहुंच सकते हैं, हम अपने गांव में पहुंच सकते हैं, हम अभी बाघ से लड़ सकते हैं, हम अभी दुनिया पर राज कर सकते हैं। हमारा मन इतना चंचल है कि हम कहीं पहुंच सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, नर्क में जा सकते हैं। हम जो सोच ले हमारे दिमाग में इमेजिनेशन बनने लगता है। यही कह रहे हैं महात्मा गांधी कि हम लोग जैसा नोटिस करते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, और ये जितना इसको दिया जाएगा उतना ही यह चाहेगा। अभी मेरे पास एक मोबाइल है लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे इससे अच्छा बेहतर मोबाइल चाहिए। मेरे पास 1 लाख रुपया का पर मंथ सैलरी आता है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, 2 लाख चाहिए। मैं अपनी बात नहीं, मैं पूरे दुनिया की लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई इंसान संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसका मन जो है वह रेस्टलेस बर्ड की तरह है, कभी न थकने वाले पक्षी की तरह है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और उसके बावजूद भी जितना इसको मिलता है उतना ही चाहता है और यह असंतुष्ट रहता है। मन कभी संतुष्ट जल्दी नहीं होता है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? संतुष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक दवा लेना पड़ेगा, और वो दवा कौन है? हमारा सिविलाइजेशन है, हमारा सभ्यता है। ओके, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। जितना ही हम अपने पैशन में अंदर की ओर चले जाते हैं उतना ही ज़्यादा हम उसमें इंडल्ज होते हैं, हम उतना ही उसमें लगे अनकंट्रोल हो जाते हैं। जैसे हम कोई बुरा काम करें, हम जुआ खेल रहे हैं, तो उसमें खेलते 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 हम जब तक बर्बाद नहीं हो जाते हैं तब तक हमें समझ नहीं आता। आप जैसे प्यारे बच्चों गेम खेलते हो, पबजी गेम खेलते हो, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स ही प्ले, तो तुमको लगता ही नहीं है, समय का पता ही नहीं चलता है और तुम उसमें इंडल्ज होते जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमको अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। और ये सबके साथ है और ये होता है। Our ancestors therefore set a limit of our indulgence। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट सेट किया हुआ है कि हमें किसी चीज़ में कितना दिमाग लगाना है और कितना नहीं लगाना है। They saw that happiness was largely a mental condition। और हमारे पूर्वजों ने इन सभी चीज़ों को देख करके एक निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि खुश कैसे हुआ जा सकता है, तो खुश होने का एक ही विकल्प है प्यारे बच्चों, मेंटल कंडीशन से हम खुश हो सकते हैं। आपके पास एक कार आ जाए, आप 2 दिन खुश होइएगा। बिल गेट्स का कहना है कि यदि आप सप्ताह भर खुश होना चाहते हैं तो एक बाइक खरीद लीजिए, एक कार खरीद लीजिए। 1 महीना खुश होना चाहते हैं, घर खरीद लीजिए। और 6 महीना और 1 साल खुश होना चाहते हैं तो शादी कर लीजिए। और पूरे जीवन खुश होना चाहते हैं तो आप अपने काम से प्यार कर लीजिए। तो आप अपने काम से प्यार करिए। आपको मेंटली खुश रहना पड़ेगा, फिजिकली आपको इंसान खुश नहीं रह सकता है। किसी को कितना भी पैसा दे दिया जाए वो खुश नहीं रह सकता है, कितना भी अच्छा भोजन दे दिया जाए खुश नहीं हो सकता है, कितना भी सुंदर सामान दे दिया जाए वो खुश नहीं रह सकता है। यह पूर्वजों ने हमें पहले ही बता दिया है। अ मैन इज़ नेसेसरीली नॉट हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ रूप। आप कभी ऐसा देखे हो कि कोई गरीब है तो केवल दुखी ही है, वो कभी हंसता नहीं है? कभी ऐसा देखे हो कि वो धनी है तो हमेशा हंसता है? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अक्सर जो धनवान लोग होते हैं वह नाखुश दिखते हैं और अक्सर गरीब लोग खुश दिखते हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ पर तो वस्तु का कोई वैल्यू नहीं हुआ, कोई वस्तु का मोल तो नहीं हुआ। यहाँ पर मेंटल हैप्पीनेस है। हम किन चीज़ों से खुश रहना चाहते हैं यह हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। हम द पुअर टू बी हैप्पी मिलियंस विल अवे रिमेन्स पुअर। क्योंकि ये जो रिच जो है ना अक्सर अनहैप्पी देखे जाते हैं और गरीब हमेशा खुश देखे जाते हैं, और ये ऐसा हमेशा होता रहेगा। लाखों लोग ऐसे गरीब आपको मिल जाएंगे जिनके पास बहुत धन दौलत है लेकिन वह गरीब हैं। कोई पुत्र के लिए रो रहा है, कोई बड़े मकान के लिए रो रहा है, कोई बिजनेस के लिए रो रहा है, किसी का बिजनेस डूब गया तो रो रहा है, किसी का बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे तो उसके लिए रो रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस फैला चुका है लेकिन अभी और फैलाना चाहता है उसके लिए रो रहा है। ये सारा खेल हमारे मेंटल कंडीशन का है प्यारे बच्चों। यदि हम अपने मेंटली अपने आप को फिट करते हैं, मेंटली अपने आप को संतुष्ट करके काम करते हैं तो कभी हम दुखी नहीं हो सकते हैं। ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ, यह गांधी जी भी नहीं सिखा रहे हैं, यह हमारा सिविलाइजेशन सिखा रहा है। ऑब्जर्विंग ऑल द आवर एंसेस्टर्स रिसीव्ड फ्रॉम द लग्जरियस एंड प्लीजर्स। और इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करके हमारे पूर्वजों ने हमें डाइवर्ट कर दिया है,
डिस्यूड मतलब डाइवर्ट करना, रास्ते से भटका दिया है कि ये लग्जरी वाला जो लाइफ है, ये प्लीजरस लाइफ जो है, इसकी तरफ आगे मत बढ़ो। तुमको बहुत सारा वस्तु मिलेगा लेकिन कभी तुम खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक स्पिरिचुअल का रास्ता दिखाया है, एक मेडिटेशन का रास्ता दिखाया है, अध्यात्म का रास्ता दिखाया है। उससे हमारा मन कंट्रोल होता है और हम खुश होते हैं। We have managed with all the same kind of the plow as existed thousands of years ago. आज भी हम लोगों ने उन सभी चीज़ों को संभाल करके रखा है जो हमारे देश में हजारों साल पहले हुआ करता था। We have retained the same kind of cottage. आज उस पुरानी जो झोपड़ी जो 1000 साल पहले हुआ करती थी, आज भी हमारे देश में वो झोपड़ी तुम्हें मिल जाएगी। That we had in the former times and our indigenous education remains the same as before. आज वो पुराना एजुकेशन, वेद, संस्कृत पहले था और आज भी हमारे देश में व्याप्त है। We have had no system of life coding competition. हमारे पास कोई जीवन को ख़त्म करने का कोई कंपटीशन नहीं। हम ये नहीं हैं कि हम अपने आगे बढ़ने के लिए लोगों को मार देते हैं, कंपटीशन जीतने के लिए लोगों को हम नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारा कल्चर ही नहीं है। सब खुश रहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आपका इंटरेस्ट न मरे इस चैप्टर के प्रति, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा सोचना है कि चैप्टर बोरिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि यह चैप्टर हमें इतना कुछ सिखाता है कि हमारे अंदर में अपने सिविलाइजेशन के प्रति आग लगा देता है। यदि हम दिल से इस चैप्टर को पढ़ें, हमसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से कभी नहीं पढ़ाऊँगा जिससे आपको बस 5 मिनट में चैप्टर ख़त्म हो जाए, वह मैं व्यवस्था नहीं रखूँगा। प्यारे बच्चों, आज ये मेरा पहला चैप्टर, जितना मैं समय दे रहा हूँ, लास्ट का चैप्टर में भी उतना ही मैं समय दूंगा। आज तुम मेरे पढ़ाई से एग्ज़ाम पास कर लोगे, हो सकता है थोड़ा सा लगेगा कि टाइम टेकिंग है, 2-3 साल के बाद हमें रोज़ याद करोगे, रोज़ वीडियोस को देखोगे, यार गजब मास्टर है, पूरा पढ़ाता है और ये उसके फील को बताता है कि व्हाट इज़ द फीलिंग्स। रटना नहीं है कि बस हाँ ये बाबू ये है, मैं एक्सपेरिमेंट्स पे थ्रू से इसका 1 नंबर याद कर लो, मैं वो भी करूँगा, याद कराऊँगा, उसके साथ मैं फील लेकर के मैं पढ़ाऊँगा ताकि आपके अंदर तक मन को टच करे यह चैप्टर और आपको कुछ सिखाए। प्यारे बच्चों, चैप्टर का ये छोटा सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ रहूँगा ही और आपके पूरे 3 महीने के कोर्स में मैं हमेशा आपके साथ सदा खड़ा रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।